Hello, class 10. So, we are back with yet another video of our chapter 8 circulatory system. बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर 8 है, इसके हम दो लेक्चर्स या दो वीडियोस कर चुके हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस, एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन, एंड दिस इज गोइंग टू कवर 5 marks questions plus the diagram based questions which definitely every year they come in the board exams. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलिए, फर्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी थ्रू अ टेबल. तो इसमें ब्लड ग्रुप्स और डोनर कंपैटिबिलिटी को आपको डिस्कस करने को बोला है. तो आपको क्या करना है कि सारे ब्लड ग्रुप्स लिखने हैं, ए बी ओ, फिर उनके बारे में ये बताना है कि वो किस किस को डोनेट कर सकते हैं. मतलब आप सबसे पहले ना सारे ब्लड ग्रुप्स लिख लीजिए, ए बी एंड ओ. उसके बाद आप एक कॉलम में बताइए कि किसको डोनेट कर सकते हैं. जैसे ए किसको कर सकता है, ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है. बी किसको कर सकता है, बी को और ए बी को, क्योंकि ए बी हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. ए बी किसको कर सकता है, सिर्फ ए बी को करता है वो. और ओ किसको कर सकता है, ओ सबको कर सकता है, क्योंकि वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है. तो ये सबको कर सकता है. फिर इसमें कौन कौन से, किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और किस में कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. तो ये सारी चीज़ें, एंटीजेंस, फिर एंटीबॉडीज़ लिखिए, फिर वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है वो लिखिए. तो ये पूरी आपको टेबल बनानी है. मतलब दिस इज़ कंपैटिबिलिटी की कौन सा ब्लड ग्रुप किससे कंपैटिबल है. Okay, then what physiological circumstances lead to erythroblastosis fetalis? जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी की बात की, तो अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिनकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है. तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता क्या है. एक्चुअली दिस इज दी कि फीटस के ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल होता है मदर के ब्लड ग्रुप के साथ. तो वो द फीटस सफर्स एंड इट डाइज. होता क्या है, किस केस में होता है, जबकि मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और जो फीटस है, क्योंकि फादर आर एच पॉजिटिव है, इसमें क्या होता है, मदर होती है आर एच नेगेटिव और फादर जो है वो आर एच पॉजिटिव है. तो फीटस अगर इस केस में फादर इज आर एच पॉजिटिव, तो इस केस में फीटस क्या होता है, फीटस जो है इट बिकम्स, इट कैन, इट इफ इट इज आर एच पॉजिटिव, फिर ये आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होती है. अब इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है इस सिचुएशन में, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है. फीटस का आर एच पॉजिटिव है, फीटस का ब्लड एंटीबॉडीज़ बनाता है. दोनों के ब्लड अपनी अपनी ऑपोजिट जो आर एच टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो चल जाती है. अब लेकिन बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बन गई, फीटस की बन गई, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फीटस तो बेबी बन गया, ग्रो कर जाएगा. मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए. अब जब दोबारा से प्रेगनेंसी होगी और अगर फिर से फीटस आर एच नेगेटिव होगा, और सॉरी आर एच पॉजिटिव होगा, तो मदर उस प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई. तो वो वाला ब्लड जो है मदर के लिए, मदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फीटस के लिए वो बहुत डेंजरस हो जाएगा. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही करनी पड़ती है. फर्स्ट इज ओके, सेकेंड कैन नॉट बी कैरीड ऑन. नेक्स्ट, मेंशन द लोकेशंस फ्रॉम वेयर टू वेयर द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत ध्यान से करिएगा. इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये शॉर्ट उसमें आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, लाइक 1 और 2 मार्क्स में, कि कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से कहाँ ब्लड लेके जाती है, जो आपका ए पार्ट होता है ना उसमें. ओके, फर्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द, पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर, किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऐसे ब्लड कैरी करी है. नेक्स्ट इज पोस्टीरियर वेना कावा. पोस्टीरियर वेना कावा मतलब कि बॉडी की जो लोअर पार्ट है वहाँ से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में पोर करती है. और हार्ट में भी कहाँ पोर करती है, राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है. तो पोस्टीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द राइट ऑरिकल. नेक्स्ट इज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कहाँ से, लंग्स से लेके अपने आपके जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें पोर करती है. तो पल्मोनरी वेन brings oxygenated blood to the left atrium
फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स गलत लिखा हुआ है, कहाँ से लेके आती है? फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स में लेके आती है पल्मनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से, लंग्स में नहीं सॉरी लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, और फिर एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा। अब पोस्टीरियर वेना कावा जो है वो नीचे से लेके आ रही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पोस्टीरियर की जगह आप इंफीरियर का वो सुपीरियर कर लो, इसमें पोस्टीरियर को काट दो और पोस्टीरियर की जगह आप लिख लो सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेके आती है? अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से। तो हम लोअर पोर्शन की जगह कर देंगे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, मतलब आपका जो शोल्डर हेड वाला वो वाला रीजन जो हो गया, और इस पूरे पोर्शन को काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपैटिक पोर्टल वेन। अब हेपैटिक पोर्टल वेन जो है ये स्टमक से ब्लड को लेके आती है, स्टमक और इंटेस्टाइन से, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर में लेके जाती है, डायरेक्ट ये जाके वेना कावा में ज्वाइन नहीं होती। दैट इज योर हेपैटिक पोर्टल वेन। और ये क्यों करती है? क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन से जो ब्लड निकल रहा है उसमें बहुत सारे अभी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लिवर उनको मेटाबोलाइज कर लेता है, स्टोर कर लेता है यूजफुल प्रोडक्ट्स को। अब आगे आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट वाज आस्क्ड इन 2011, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में अलग अलग तरीके से। नेम, अब देखो आपको दिख रहा है ABC 3 डायग्राम दे रखे हैं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाला क्या है कि एक कैपिलरी में से WBC निकल रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस, है ना। इस प्रोसेस को हम डायपेडेसिस कहते हैं। डायपेडेसिस क्यों करते हैं? क्योंकि कोई फॉरेन इन्फेक्शन है उसको किल करना है। देखो यहाँ पे ये है ना, इनको ये फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेगा, फिर उनको किल करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है, जो ये WBC कैपिलरी में से निकल रहा है, इसको डायपेडेसिस कहते हैं। और ये जो सेकेंड वाली और थर्ड वाली प्रोसेस है B और C, जिसमें कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को या इन्फेक्शियस एजेंट्स को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करा है, दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। उसी के अब देखते हैं अब आगे क्या पूछा है। नेम द सेल लेबल्ड ए सेल जो है इसके बारे में पूछा आपको। देखो इसकी शेप दिख रही है, ऐसे है ना, बाइकॉनकेव डबल डिस्कॉइड, ऐसे पिचका हुआ होगा ये सेंटर से। तो ये कौन सा है? हमारा RBC हो गया। आइडेंटिफाई द फिनोमिना करेंगे, नहीं ये हमने बता दिया, दिस इज डायपेडेसिस। नेम द मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन A एंड B। ए क्या है आपका? ए देखो, ए है RBC और B है WBC। तो RBC और WBC में स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछे हैं आपसे, तो आप बोलोगे कि ए जो है दैट इज बाइकॉनकेव शेप, डिस्क शेप्ड, और जो बी जो है वो सर्कुलर होता है। ए के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होता है, और ए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती, जबकि बी के अंदर ये सब होता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताना है, ठीक है, फंक्शन में नहीं, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा है ना, तो स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफरेंस बताना है। नेम द प्रोसेस अकरिंग इन B एंड C, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। B और C में कौन सी प्रोसेस हो रही है? दिस इज फेगोसाइटोसिस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से WBCs जो हैं वो हमारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं, उनको किल कर लेते हैं, और हमें डिजीज फ्री रहने में हेल्प करते हैं। तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक है। ये आपको आंसर दे रखा है पूरा। नेक्स्ट अगेन देयर इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लड स्मीयर। स्लाइड्स पे जो दो ऐसे स्लाइड्स को स्लाइड करके बनाते हैं ना, ह्यूमन ब्लड स्मीयर का डायग्राम है ये। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलो। दैट वाज आस्क्ड इन दिस वाज आस्क्ड इन 2014। नेम द कंपोनेंट्स नंबर्ड 1 2 4। 1 2 3 4 की नंबर आपको लेबलिंग करनी है। नंबर 1 क्या है? देखो नंबर 1 आपको दिखाया है क्लियरली कि एक तो क्लियर ऐसे फ्रंट का फेस दिखाया है, कि उसका साइड व्यू लेटरल व्यू दिखाया है, तो दिस इज योर RBC, है ना। ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो सेकंड वाला व्यू है इस तरीके से, मतलब कि बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड है। नंबर 2 आपको दिख रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, WBC हो गया। नंबर 3 जो है वो आपके प्लेटलेट्स हो जाएंगे, और नंबर 4 क्या हो जाएगा? वो आपका प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। नाउ ओके, नेम द कंपोनेंट्स हमने कर दिए। मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड 2। RBC और WBC के बीच में अगेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी थे, इसमें पूछ लिए, बता दीजिएगा। नेम द सॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन पार्ट 4 विच फॉर्म्स इनसॉल्युबल थ्रेड्स ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो कौन सा प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल रहता है, नॉर्मली सॉल्युबल होता है, लेकिन जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है ब्लड क्लॉटिंग की तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। दैट प्रोटीन इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, फाइब्रिनो गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स है वो कैसा होता है, सॉल्युबल रहता है नॉर्मल कोर्स में, लेकिन जब क्लॉटिंग होती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन प्रोटीन, इनसॉल्युबल प्रोटीन, और उसके थ्रेड्स बन जाते हैं जो कि उस वुंड को क्लोज करते हैं और ब्लड सेल्स को बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द कंपोनेंट नंबर्ड 1। अब जो आरबीसी है उसका आपसे एवरेज लाइफ स्पैन पूछे तो दैट इज अराउंड 120 डेज। नेक्स्ट, कंपोनेंट नंबर्ड 1 डू नॉट हैव सर्टेन ऑर्गेनल्स बट वेरी एफिशिएंट इन द फंक्शन, एक्सप्लेन। 1 के पास कुछ ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं जो कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। वो कौन से होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका साइज जो है वो बाय कॉन्केव हो जाता है, तो इट कैन इजीली स्क्वीज आउट थ्रू नैरो कैपिलरीज। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो अपने लिए ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, सारी ऑक्सीजन जितनी लेकर आता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो सारी की सारी टिश्यूज को, सेल्स को सप्लाई कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती तो सेल का जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक जो टेक्सचर होता है वो नहीं होता है, तो अगेन वो दैट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द सेल इन पासिंग थ्रू वेरी वेरी नैरो कैपिलरीज। तो ये सारे इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। सॉल्युबल फाइब्रिनोजन जो है इट कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, और ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे दे रखा है सारा आंसर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, अब देखो आपको एक एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, हार्ट का डायग्राम है। जब इस तरीके के डायग्राम्स आएंगे ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार डायग्राम में भी एरर होता है, बोर्ड में मैंने देखा है, वो बच्चों का बैड लक है। कई बार इतने कंफ्यूजिंग डायग्राम देते हैं कि वो पार्ट कुछ और होता है, वो उसको अज्यूम कुछ और कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ वेरी, आई कैन ओनली से दैट इट इज़ हार्ड लक। तो ट्राई करिए कि फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा है कि डायग्राम में आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वो सारे पॉइंट्स ना वहाँ पे आंसर में लिख दिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग दिस आंसर, अदरवाइज ऐसा होना चाहिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो क्लियर करना। जैसे यहाँ पे देखो 1 to 4, 1 to 7 लेबलिंग करनी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आपको यहाँ पे एक्चुअली समझ में क्या नहीं आएगा, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो राइट एट्रियम इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि ये वाला पार्ट जो है वो राइट एट्रियम है, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब हम लेबलिंग शुरू करते हैं। 1 to 7 पहले लेबलिंग करते हैं, उसके बाद कोई बात करें। ठीक है, अब देखो नेम द पार्ट्स 1 to 7। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऐसी बड़ी सी वेसल है, ये हो गई आपकी एओर्टा। यहाँ से हटा देती हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। नंबर 2, अब देखो नंबर 2 जो वेसल है वो कहाँ से निकल रही है, या वेसल है या पार्ट है? नंबर 2 क्या है? देखो ये आपका, एक मिनट में इसको भी कर दूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ग्रीन से मार्क कर रही हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 3 जो है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 विल बी योर लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। अब नंबर 4 क्या है? अब नंबर 4 देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकल रही है तो इट शुड बी एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा। जो एओर्टा निकल रही है ना वो घूम के ऊपर जाती है, तो ऊपर भी आपको एओर्टा दिख रही है और नीचे भी एओर्टा है, तो आप इसमें डॉर्सल एओर्टा लिख सकते हैं या सिर्फ एओर्टा लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 5 क्या है? ये कोई वेसल है जो कि नीचे से आ रही है और एंटर कर रही है। कहाँ एंटर कर रही है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि नीचे से इन्फीरियर वेना कावा ही आती है और वो राइट ऑरिकल में एंटर करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, अब नंबर 6 थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। अब नंबर 6 देखो, नंबर 6 आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, लेकिन हम अज्यूम करें कि अब या तो ये है कि सुपीरियर वेना कावा है, ये ऊपर से आ रही है क्योंकि और कोई हमें चीज़ दिख नहीं रही है, और ये अपने आपके राइट एट्रियम में एंटर कर रही है, तो ऑब्वियसली ये ब्लड कलेक्ट करके ला रही है, क्योंकि जो पल्मनरी आर्टरी निकलेगी ना वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगी। तो राइट एट्रियम देखो यहाँ पे है, ये
राइट एट्रियम में एंटर कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना कावा। ये ऊपर से जो है ब्लड लेके आ रही है, कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। नंबर 7, नंबर 7 क्या है, देखो नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखना, कौन सा कलर, ग्रीन कलर से दिखाते हो। नंबर 7 देखो, नंबर 7 यहाँ से ये और ये यहाँ एंटर कर रही है, मतलब ये कहाँ है नंबर 7, इसका ये नंबर 7 जो है ये कहाँ पे आ रही है, ये राइट वेंट्रिकल और कहीं जा रही है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकलती है, एंटर नहीं कर रही है वहाँ पे। तो राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल निकलती है, पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर या डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। तो आपकी जो नंबर 7 है वो हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचना ऐसे डायग्राम्स को, ओके। अब what happens if the coronary artery gets an internal clot? coronary artery में अगर clot हो गया, मतलब कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो कि हार्ट की वॉल्स को, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें क्लॉट आ गया तो डेफिनेटली इट विल लीड टू हार्ट अटैक। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डज 5 कैरी? 5 क्या थी, इंफीरियर वेना कावा, तो ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 4। 5 एंड 4 मतलब आर्टरी एंड वेन, तो आर्टरी और वेन के बीच में आप स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता दीजिए कि मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ज़्यादा मस्कुलर वॉल्स होती हैं आर्टरी की, और जो वेन है उसकी थिन मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वेन में वैल्व्स होते हैं। 5 is vena cava, thin muscular veins and also has valves, and जो aorta है उसमें valves नहीं होते हैं, no valves are present. Okay, given below again a diagrammatic representation of a certain part of the process of circulation of blood in man. Study the same and then answer the questions that follow. इस तरीके के questions भी बहुत आते हैं। ABCD आपको मार्क करना होगा। देखो लंग्स से ब्लड, चलो सबसे पहले ए क्या है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड लेके जा रही है, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन ब्लड लेके जाती है, तो ए हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, तो ए हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद बी है, वो लंग्स से लेके आ रही है प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन। इसके बाद सी कहाँ है, सी देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से वेसल निकल रही है जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, तो सी हो गई आपकी एओर्टा। अब एओर्टा की फर्दर ब्रांचिंग होगी, सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, किडनी को सप्लाई कर रही है जो ब्लड वेसल, जो आर्टरी, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डी हो जाएगी आपकी रीनल आर्टरी। ई कहाँ है, ई लिवर से निकल के जा रही है और राइट ऑरिकल में एंटर कर रही है, मतलब वेना कावा को ज्वाइन कर रही है, तो ई जो है आपकी, जो ई ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएगी, हेपैटिक वेन। हेपैटिक पोर्टल वेन नहीं, सिर्फ हेपैटिक वेन, ये ध्यान रखना। हेपैटिक पोर्टल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर तक आती है, हेपैटिक वेन जो है वो लिवर से जाएगी, वेना कावा में ज्वाइन करेगी, तो ये हो गई हेपैटिक वेन। इसके बाद एफ कौन है, एफ जो है वो लिवर में एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एओर्टा की ब्रांचिंग है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के लिवर के अंदर जा रही है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर के अंदर जाएगी तो हेपैटिक पोर्टल वेन होगी, लेकिन ये एओर्टा की ब्रांच है जो कि लिवर के अंदर एंटर कर रही है, तो ये एफ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हेपैटिक आर्टरी। ये बहुत ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीज़ों का, मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, बट स्टिल थोड़ा सा आपको भी यू हैव टू बी अवेयर। ये हो गई सारी हमारी ई एफ जी। अब जी जो है किडनी से निकल के जा रही है, वेना कावा में ज्वाइन करिए इंफीरियर वेना कावा में, तो आपकी जो जी है वो हो जाएगी रीनल वेन, ठीक है। और एच क्या हो जाएगी, एच सब कुछ नीचे से कलेक्ट करके ले जा रही है, तो एच हो जाएगी इंफीरियर वेना कावा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी डी एफ। ए बी डी एफ हमने पहले ही लेबल कर दिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, रीनल आर्टरी और हेपैटिक आर्टरी, ठीक है। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, रीनल आर्टरी और हेपैटिक आर्टरी, ए बी डी एफ हमारे हो गए सारे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, गिव द नंबर एंड नेम ऑफ वेसल विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ओके, वेरी गुड।
आफ्टर अ प्रोटीन रिच मील, एक पर्सन ने प्रोटीन रिच मील खाया तो कौन सी वाली जो वेसल है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच मील लेके जाएगी, मतलब उसके अंदर प्रोटीन का यूरिया सबसे ज़्यादा होगा। एक्चुअली प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरिया और अमोनिया है ना, प्रोसेस होती है, फिर किडनी उसको प्रोसेस करती है, एक्सक्रीट करती है। तो हेपेटिक वेन जो है, हेपेटिक वेन कहाँ से निकली है? लिवर से। मतलब कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके कहाँ गई? लिवर में। लिवर ने जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर लिया और जो वेस्ट मटेरियल है स्पेशली यूरिया उसको निकाल दिया। तो लिवर से कौन सी वेन निकल रही है? हेपेटिक वेन। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होगा यूरिया का वो हेपेटिक वेन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सी एंड एच। अब सी और एच इसका मतलब वही एओर्टा और वेना कावा हो गए, मतलब आर्टरी और वेन में डिफरेंस है। तो ल्यूमन स्मॉल होता है आर्टरी का, और वेन का ल्यूमन लार्ज होता है। वैल्व्स एब्सेंट होते हैं आर्टरी में, एओर्टा में, और वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। नेक्स्ट, अगेन हार्ट का एक बहुत कंफ्यूजिंग सा डायग्राम दे रखा है आपको। नाउ यू हैव टू लुक एट इट एंड लेबलिंग करिए, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू आइडेंटिफाई द फेज। आप फेज आइडेंटिफाई करिए कि क्या है, कौन सा फेज है वो। तो अगेन देखिए, बहुत ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बार बार कह रही हूँ, पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे एक वाल्व ओपन हो रहा है और यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ना, ये ये दो ब्लड वेसल हैं, 1 और 2। अब देखो यहाँ पे ये थिक मस्कुलर वॉल्स दिख रही हैं आपको, है ना? तो ये थिक मस्कुलर वॉल से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वाला जो है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो थिक मस्कुलर वॉल्स होती है ना, उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो ये जो आपके ये जो दो नीचे वाले है ना, ये तो हो गए वेंट्रिकल्स, मतलब कि ये जो है वो हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ऊपर वाले पोर्शंस राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल हो जाएंगे। अब ये फेज पूछा इन्होंने, तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं और एट्रियल्स जो एट्रिया हैं वो डायलेटेड हैं। उसके अलावा देखो, मैं आपको यहाँ से हटाऊँ ये कलर्स, तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि ये वैल्व्स खुले हुए हैं। आपको दिख रहा है वैल्व्स खुले हुए हैं, है ना? तो इसका मतलब ये जो फेज है जहाँ ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब एट्रियम जो है वो वेंट्रिकल्स में ब्लड को फोर्स कर रहा है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग? वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और इसका रीजन क्या है कि वैल्व्स जो है वो खुले हुए हैं। नेक्स्ट इज विच, अच्छा, नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1 2 4, 1 2 3 4 को लेबल कर दीजिए। नंबर 1 हो जाएगी पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि ये कहाँ से जा रही है? लेफ्ट राइट ऑरिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही है लंग्स में, तो होगी ये राइट, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लड लेके जा रही है देखो बाहर, तो ये पल्मनरी आर्टरी हो गई। नंबर 2 जो है वो कहाँ से लेके जा रही है? वो लेके जा रही है यहाँ से। ये क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके कहाँ जाएगी? ये एओर्टा में। तो नंबर 2 आपकी हो गई एओर्टा। नंबर 3 पूछा है, नंबर 3 क्या है? अब इसको मैं हटाती हूँ। नंबर 3 देखो, नंबर 3 ये है, नंबर 3 ये वैल्व है। तो नंबर 3 वैल्व कौन सा हो जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वैल्व है दैट इज बाइकस्पिड वैल्व या मिट्रल वैल्व, दैट इज दैट पर्टिकुलर वैल्व। नेक्स्ट फोर्थ, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है आपका लेफ्ट एट्रियम, उसके ऊपर वाला पोर्शन। विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू 2? नंबर 2 में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, एओर्टा है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 का फंक्शन स्टेट करने के लिए पहले आपको उसको देखना पड़ेगा कि पार्ट नंबर 5 है क्या। तो पार्ट नंबर 5 हो जाएगा आपका वैल्व। कौन सा वैल्व हो जाएगा? देखो, पल्मनरी आर्टरी में जा रहा है ब्लड, पल्मनरी आर्टरी में जा रहा है, तो ये वैल्व हो जाएगा आपका जो पल्मनरी वैल्व है। जो साइड में जो वाल्व निकलते हैं ना, वेंट्रिकल से जो वाल्व निकलते हैं, जो कि, तो वो सेमिल्यूनर, जो 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वाल्व्स हैं, पॉकेट शेप्ड, तो ये पल्मनरी वाल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में ओपन हो रहा। नेम द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द हार्ट, दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द हार्ट। ओके, नेक्स्ट,
अगेन अ डायग्राम इज गिवन, सेक्शन ऑफ हार्ट। अब फिर से आप डायग्राम देखिए और आंसर करिए। डायग्राम हमेशा बोर्ड में, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बड़े कंफ्यूजिंग, ये सारे बोर्ड के डायग्राम से बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं। 1 2 दो चीज़ दे रखी है। कौन सा डायस्टोलिक फेज में है, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब डायस्टोल में कौन सा और सिस्टोल में कौन सा, आप ये देखो कि ब्लड यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, इसका मतलब जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट कर रहे हैं, डायस्टोल में है। तो वेंट्रिकल्स आर इन दी डायस्टोलिक फेज, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ही खुले हुए हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी कैन इजिली से कि ये डायस्टोलिक फेज में है वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट पूछा इन्होंने, नंबर 1 और 2 को लेबल करो और ये बताओ कि उनमें कैसा ब्लड फ्लो करता है। अब देखो नंबर 1 जो है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से, इसका मतलब कहाँ से, ये क्या पार्ट हो गया, ये है आपका राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से निकल के आ रही है, तो ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। और कैसा ब्लड लेके जाएगी, इट विल बी कैरिंग deoxygenated blood which it is carrying to the lungs for purification और oxygenation। नंबर 2 हो गई आपकी, नंबर 2 जो है कहाँ से निकल रही है, देखो पल्मनरी वेन्स हैं, ये निकल के आ रही हैं लंग्स से, और ये क्या करेंगी, ये हार्ट में एंटर करेंगी। ये क्या काम करेंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व्स। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द साउंड्स लब एंड डब। दो साउंड्स होती हैं हमारी, जो एक सर्कुलेशन होती है हार्ट बीट में, तो लब डब किस वजह से होती है। लब साउंड जो होती है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं दोनों, मतलब कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जब दोनों क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो तीन जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं जो कि राइट साइड में भी प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होते हैं। राइट में कहाँ होते हैं, जहाँ पे कि राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहाँ पे, और लेफ्ट में कहाँ होते हैं, जहाँ पे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है वहाँ पे, जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। दोनों 3 सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं। तो एक हो गया एओर्टिक वाल्व, दूसरा हो गया पल्मोनरी वाल्व, तो वो दोनों जब क्लोज होते हैं तब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लब डब साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, सॉरी, ठीक है, ये लब साउंड का हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन का डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा, ये भी अक्सर आता है, बनाने को भी आ जाता है और इसको डायग्राम देके इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। ठीक है, ये तीनों लेयर आपको याद होना चाहिए। एक्सटर्नल लेयर, सेंटर में ल्यूमेन हो गया, मिडिल लेयर हो गई और सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम हो गई। तो इसको अलग अलग नामों से भी होते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एक्सटर्नल, मिडिल और एंडोथीलियम लिख दोगे तब भी यू विल फेच मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक हार्ट का डायग्राम दे रखा है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में। अगेन दे हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस, दिस वाज आस्क्ड इन 2013। चलिए, नेम द फेज। अगेन ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, इसमें फेज क्या है, अगेन से फेज इज एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप एट्रियल सिस्टोल भी लिख सकते हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ही सही हैं। ए बी सी को लेबल करिए, तो आपकी ए क्या हो जाएगी, देखिए ए इस ये यहाँ से निकल रही है, अगेन कहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल में से निकल के जा रही है, तो ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी प्योरिफिकेशन के लिए, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके। बी जो वेसल है वो कहाँ एंटर कर रही है, वो राइट ऑरिकल में एंटर कर रही है, तो जो बी वेसल है वो ऊपर से आ रही है, राइट ऑरिकल में एंटर कर रही है, तो इट विल बी सुपीरियर वेना कावा। सी वेसल जो है वो आपकी एओर्टा हो गई, वो आपको क्लियरली नजर आ रहा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस फेज। कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो हमने बता ही दिया कि एट्रियल सिस्टोल है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करें, अपर चेम्बर्स दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें। क्योंकि आपको रीजन क्या है, क्योंकि ब्लड नीचे फ्लो हो रहा है, दोनों वाल्व्स खुले हुए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों ही खुले हुए हैं, तो इसका मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकुलर्स डायस्टोलिक फेज में है। नेक्स्ट इज
Okay. Draw well level diagram of part A and B to show the structural difference between them. A B क्या हो गई, अगेन one is artery and second one is vein, तो उन दोनों के बीच में आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने के लिए डायग्राम बनाना है. अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम्स दे रखे थे, उसी तरह का बनाना है आपको. नेक्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो. अभी क्रॉस सेक्शन दे दिया है आर्टरी और वेन का. दिस वाज आस्क्ड इन 2012. अब इस पर क्वेश्चंस पूछे हैं. ए बी पहले आपको लेबल करनी होगी. ए देखो एंडोथीलियम है, तो आप इसको एंडोथीलियम लेबल कर दीजिए, ठीक है. और बी क्या है, बी है ल्यूमेन, जो इंटरनल जो ओपन स्पेस है. तो आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स. ए आपकी आर्टरी हो गई, क्योंकि उसका ल्यूमेन जो है वो कम है, डायमीटर कम है उसका. और वेन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है, और जो आर्टरी होती है उसकी मसल्स थिक होती हैं, उसकी जो मिडल लेयर है वो काफ़ी थिक है, वेन की कम है. तो यू कैन ईजिली मेक आउट विच वन इज़ आर्टरी एंड विच वन इज़ वेन. ये रीज़न हो गए. ओके, देन नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी, वो हमने कर दिया. वो व्हेन आर द साउंड्स लब एंड डब प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ हार्ट बीट, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि लब प्रोड्यूस होती है जबकि हमारे जो ऊपर दोनों वैल्व्स हैं, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच के ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, वो जब क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है. और जो 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वाल्व्स होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में जाते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एओर्टा में, उसकी गार्डिंग, उसकी जो ओपनिंग है उसको गार्ड करते हैं. और राइट वेंट्रिकल से वो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो उसकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं. तो वो पल्मोनरी वाल्व्स हो गए, पहले वाले एओर्टिक वाल्व्स हो गए. उनको वो जब क्लोज होते हैं तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है. नेम द ब्लड वेसल दैट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज, तो वो हो गई आपकी कौन सी है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन. Next is blood vessel that supplies blood to the walls of the heart, that is coronary. Okay. Again, another question they have given cross sections of blood vessels A, B, C. तो आपको समझ में आ रहा होगा जिसका ल्यूमेन कैसा है. देखो A का ल्यूमेन थिन है, वाइड नहीं है, तो A हो गई आपकी आर्टरी. B का ल्यूमेन काफ़ी वाइड है, तो B हो गई वेन. और C जो है वो सिंगल लेयर थिक है, तो वो हो गई कैपिलरी. ठीक है. 1 2 3 की लेबलिंग कर दीजिए. ए बी सी हमने आइडेंटिफाई कर दिए. 1 2 3 क्या हो जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो 2 है वो ल्यूमेन हो जाएगा, और 3 जो है वो मिडिल लेयर हो जाएगी. नेम द टाइप ऑफ ब्लड दैट फ्लोज थ्रू ए में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड फ्लो होता है. स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आप बता सकते हैं कि ल्यूमेन ए का जो होता है वो नैरो होता है, बी का वाइडर होता है. ए में वैल्व्स नहीं होते हैं, बी में वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं. ये रहे डिफरेंसेस. ओके. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द अबव वेसल्स डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस. मतलब सब 3 ब्लड वेसल्स दे रखी हैं. एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसफ्यूजन जो होता है गैसेस का सेलुलर लेवल पर, वो किस में होता है, तो दैट टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज, वो कैपिलरी के थ्रू होता है. आर्टरीज एंड वेन्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन एक्चुअल जो एक्सचेंज है ये नहीं, दे आर इन्वॉल्व, बट एक्चुअल एक्सचेंज जो होता है that takes place through capillaries. गैसेस का मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है, चैप्टर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके, सो वी फिनिश विद दिस चैप्टर हियर. आप बताइएगा आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो. एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, टेक केयर, स्टडी वेल.